हेलो एवरीवन। तो आज मैं यहाँ पर आप सभी के समक्ष, जैसा कि आप तस्वीर भी देख रहे हैं, पिक देख रहे हैं, वैकल्पिक विषय को लेकर आपकी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करूंगा। जब आप एक सिविल सर्विस अभ्यर्थी जो कि अभी एग्जाम देना चाह रहा है या जीएस पढ़ना शुरू किया है, उसके सामने एक क्वेश्चन आता है यूपीएससी, यूपीपीएससी या अदर स्टेट जहां पर ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं और उसमें से एक विषय चुनना है, क्योंकि ऑप्शन कई सारे हैं। कहीं पर आपको 30 से 40 आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं और ऐसे संदर्भों में एक सब्जेक्ट हमें चुनना है। यहां पर एक अभ्यर्थी के समक्ष कई सारे ऑप्शन आ जाते हैं। वो एक से ज्यादा विषयों के बारे में कई बार सोचने लगता है कि क्या मैं लोक प्रशासन लूं, हिंदी साहित्य लूं, इतिहास लूं, भूगोल लूं, समाजशास्त्र लूं, पॉलिटिकल साइंस लूं या ऐसे और भी ऑप्शन। और इसमें से कौन सा सबसे सही हो सकता है, कौन सा ज्यादा स्कोर कर सकता है, किसके माध्यम से मैं सफल हो सकता हूं, या फिर एक सिंपल सा क्वेश्चन कि मैं कौन सा वैकल्पिक विषय लूं। तो इन सारे सवालों का जो जवाब है उसको मैं यहां पर आप लोगों को देने की कोशिश करूंगा। यहां पर यह समझाने की कोशिश करूंगा कि आपके समक्ष जो सारे प्रश्न आते हैं उसका उत्तर क्या है। वहां पर एक विकल्प को चुनने को, एक वैकल्पिक विषय को चुनने को लेकर आपको क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। जब आप एक वैकल्पिक विषय को चुनते हैं तो क्या उसके लिए थोड़ा सा अभ्यास कर लेना जरूरी है, ताकि यह समझ सके जिसका आपने चुनाव किया है या एक से ज्यादा अगर विषय है तो वहां पर कौन सा ज्यादा बेटर पड़ेगा। थोड़ा सा अभ्यास के आपको ज्यादा क्लैरिटी दे सकता है। और एट द लास्ट वहां पर आपको यह भी बताऊंगा कि एक ऑप्शनल सब्जेक्ट की अपनी क्या खूबियां हो सकती हैं। तो यहां पर इन सारी चीजों का जवाब आपको मेरे साथ मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको मेरे साथ यहां पर पूरी चीजों को आराम से और ध्यान से सुनना है। अगर आपको वैकल्पिक विषय को लेकर कोई प्रॉब्लम आ रही होगी तो मैं पूरी कोशिश करूंगा और हो सकता है यहां पर आपका जवाब भी आपको मिल जाए कि मुझे कौन सा ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करना है ना। तो मैं कोशिश आपको एक क्राइटेरिया यहां पर डेवलप करने की कोशिश करूंगा। इस क्राइटेरिया को यदि आप फॉलो करो तो आपको यहां पर आपका उत्तर मिल जाएगा। तो चलिए कोशिश करते हैं कि किस तरीके से आप इसका उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपके अपने कुछ सवालों को, आपके मन में कुछ सवाल आते हैं जब आप एक ऑप्शनल सब्जेक्ट को लेकर एक चुनाव करने की कोशिश करते हैं, और ये चुनाव अपने आप में हो सकता है थोड़ा सा टफ पड़े। और जब आपको टफ पड़ता है तो आप कौन सा यहां पर चुनाव या विकल्प लेते हैं। कुछ सवाल। पहला, शुड आई चूज अ स्कोरिंग सब्जेक्ट एज ए ऑप्शनल सब्जेक्ट। ठीक है, कि क्या मुझे एक ऐसे वैकल्पिक विषय को चुनना चाहिए जो जिसमें मैं ज्यादा स्कोर कर सकते हैं या ज्यादा स्कोरिंग है, ज्यादा उसमें अच्छे नंबर लोग लेकर आ रहे हैं, तो मैं क्या ऐसे सब्जेक्ट को, एक स्कोरिंग सब्जेक्ट को क्या मैं ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में चुनूं। या फिर शुड आई चूज ए पॉपुलर सब्जेक्ट एज ए ऑप्शनल सब्जेक्ट, जो ज्यादा लोकप्रिय है, लोग जिसको ज्यादा प्रीफर कर रहे हैं, जिसको ज्यादा लोग लेकर स्टडी करना शुरू करते हैं, तो क्या मुझे ऐसे पॉपुलर सब्जेक्ट को लेकर, ऐसे लोकप्रिय सब्जेक्ट को लेकर, और लोकप्रिय क्यों है, क्योंकि ज्यादा लोग प्रीफर करते हैं, पॉपुलर होने के पीछे वहां पर है ज्यादा लोगों के बीच एज ए ऑप्शनल के रूप में चूज किया जाना। इसके बाद एक और क्वेश्चन आता है, शुड आई चूज यहां पर एन इजी सब्जेक्ट टू अंडरस्टैंड, अर्थात कि आपको ऐसा एक सब्जेक्ट का चुनाव करना जो कि ज्यादा समझने में आसान है दूसरे सब्जेक्ट की अपेक्षा। तो वहां पर क्या मुझे आसान सब्जेक्ट को, जिसमें ज्यादा कह सकते हैं कि समझने को लेकर कुछ नहीं है, इजी गोइंग है, आराम से पढ़ा जा सकता है, याद किया जा सकता है, क्या मुझे ऐसे किसी सब्जेक्ट को चुनना चाहिए। या फिर क्या मुझे कोई ऐसे सब्जेक्ट को चुनना चाहिए जो कि मेरा एक ग्रेजुएशन सब्जेक्ट या ग्रेजुएशन लेवल में मेरा एज ए सब्जेक्ट रहा हो। यह भी आप कई बार सवाल पूछते हैं कि क्या एक ऐसे सब्जेक्ट जो कि आपका बैकग्राउंड रहा हो, बैकग्राउंड का मतलब क्या आपका एक ग्रेजुएशन में रहा कोई एक सब्जेक्ट, आप उसे अपना ऑप्शनल बना सकते हैं। या फिर जो बहुत ही सिंपल है, हाउ टू चूज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट, कि एक वैकल्पिक विषय का चुनाव कैसे करना चाहिए। ये आपके सवाल हैं, यहां मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। ये आप जब आते हैं एक टीचर से ऐसे ही कुछ सवाल पूछते हैं, या आपके दिमाग में ऐसे ही कुछ सवाल आपको आते हैं, और इन सवालों का अब मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। जवाब यहां पर कैसा होगा वो आप मुझे ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा। सबसे पहला, शुड आई चूज अ स्कोरिंग सब्जेक्ट एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट। स्कोरिंग क्या है? स्कोरिंग का मतलब है यदि आपका 500 का पेपर है, क्योंकि यहां पर क्या है, आपके दो पेपर होंगे, पेपर 1 पेपर 2, ये किसके होंगे, ऑप्शनल के होंगे। 500 में आप स्कोरिंग का मतलब हुआ कि आप यहां पर कम से कम 350 या उससे ज्यादा नंबर आप लेकर आ रहे हो, 350 400।
तो 350 400 लाने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा, आपको अच्छी आंसर राइटिंग करनी पड़ेगी, आपको अच्छे से डिस्क्राइब करना पड़ेगा, आपको आउट ऑफ द बॉक्स जो दूसरों से अलग चीजें वहां पे करनी पड़ेंगी। स्कोर है आपको जो आप जहां के परफॉर्म्स करते हैं उसमें आप स्कोर करते हैं, और जरूरी नहीं है कि वहां पर आप जैसा स्कोर कर रहे हैं वैसा दूसरा भी कर रहा हो, या जैसा पिछले किसी ने किया हो आप भी वैसा कर पा रहे हो। यह कैसे चुनाव कैसे होगा, स्कोर कैसे डिफाइन होगा, यहां पे हर सब्जेक्ट का स्कोर अपना अलग है। तो यहां पर कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनको आराम से आप 350 400 स्कोर कर सकते हैं, कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जहां पे बहुत ज्यादा स्कोर नहीं होते। कारण क्या है? क्योंकि वहां पर उसको लिखने वाले व्यक्ति लोग अलग अलग हैं। जिसकी अच्छी पकड़ होगी वो अच्छा लिख के आए, उसको ज्यादा नंबर मिलेंगे। ठीक हो सकता है एक ही ऑप्शनल सब्जेक्ट को एग्जांपल वाइज समझते हैं। मान लीजिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है, पबेड है। पबेड को यहां पर हो सकता है 2 व्यक्तियों ने लिया हो, एक ने बहुत अच्छा लिखा हो तो हो सकता है वहां पर वो 400 भी लेकर आया हो, एक बहुत अच्छा नहीं लिख के आया है वो हो सकता है 200 नंबर ही लेकर आया हो। तो एक ही सब्जेक्ट के स्कोर अलग हैं, एक 400 कर रहा है, एक 200 कर रहा है। स्कोर है लेकिन बहुत स्कोरिंग है। तो अगर आपने किसी ऐसे व्यक्ति से बात की जिसने 400 स्कोर किया है, वो आपको बताएगा हाँ बहुत स्कोरिंग है, आप अच्छा करके आ सकते हैं। एक ऐसे व्यक्ति से जिसने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ही लिया था, लेकिन आप अगर मिलते हैं कि वहां पर उसने 200 किया है, तो आप कहोगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज ए ऑप्शनल सब्जेक्ट हम नहीं चूज करेंगे, क्योंकि वहां पर इसमें सिर्फ 200 नंबर आ रहे हैं। आपका एज ए रियलिटी चेक में बताता हूं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज ए ऑप्शनल सब्जेक्ट बहुत सारे बच्चे चूज करते हैं। कह सकते हैं सिविल सर्विस एग्जाम की प्रिपरेशन करने वाले जो टोटल बच्चे होते हैं, मेंस देने जा रहे हैं, उनका जो क्राइटेरिया अगर देखा जाए तो वहां पर कम से कम ऐसे 1500 200 या 2000 1500 इस तरह का क्राइटेरिया वहां पे देखने को मिलता है। करीब करीब यहां पर आपको 1000 से लेकर से 3000 तक की भी यहां पर पिछले 5-6 सालों में हमने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज ए ऑप्शनल सब्जेक्ट देखा है। तो यहां पर फिर आ जाता है स्कोर के बाद पॉपुलरिटी पर। पॉपुलर कैसे हुआ? क्योंकि ज्यादा लोग चूज कर रहे हैं। तो यहां पर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसके अलावा आपका सोशियोलॉजी ऐसे सब्जेक्ट हैं जो कि बहुत लिए जाते हैं, बहुत ज्यादा लोग लेते हैं। कारण क्या है? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्यों चूज करते हैं? क्योंकि वहां पर आप एक प्रशासक बनने जा रहे हैं, आप उसके सिस्टम को समझना चाहते हैं, क्रियाविधियों को समझना चाहते हैं, और इसके कारण वहां पे काफी सारे लोग उसको लेते हैं। ज्योग्राफी क्यों लेते हैं? ज्योग्राफी वो सारे बच्चे लेते हैं जिनके कॉन्सेप्ट को समझने को लेकर अच्छा रहते हैं, खासकर साइंस के बैकग्राउंड के, या फिर आपके इंजीनियरिंग है, या फिर अदर फील्ड के लोग हैं, तो वहां पर ज्योग्राफी को लेते हैं। कॉन्सेप्ट है, उनको समझना और समझाना, उस तरह की उनकी स्टडी होती है, वो लोग उसको ज्यादा लेते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको कॉन्सेप्ट या फिर इस तरह की अगर नहीं है, जिनको पढ़ना आसान होता है, वो हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट लेते हैं। हिस्ट्री क्या है? कहानियां हैं, कथानक है, तथ्यात्मक है, तो वो उस तरह के सब्जेक्ट को लेते हैं। पढ़ना आसान है, रिवीजन करने को लेकर वहां पर कहानी अगर आप अच्छे से बांध पाते हैं, इंटरलिंक कर पाते हैं, तो आप उसको एज ए ऑप्शनल सब्जेक्ट लेते हैं। हिस्ट्री इसलिए भी लेते हैं क्योंकि वहां पर हम 6 7 8 9 10 11 12 में हिस्ट्री पढ़ भी रहे होते हैं, तो थोड़ी बहुत समझ भी होती है, तो लोग उसको आसानी से ले लेते हैं। इसी तरीके सोशियोलॉजी है। सोशियोलॉजी क्या है? समाज से जुड़ा हुआ है। समाज में आप कह सकते हैं समाज में आप रहते हैं, किस प्रकार की क्रियाविधियां हो रही हैं, चलती रहती हैं, आप उसको देखते हुए आए हुए हैं, बड़े हुए हैं, उससे आप कनेक्ट कर पाते हैं। ज्यादा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है, पढ़ना आसान है, चीजों को समझते हैं, इसलिए भी लोग लेते हैं। तो पॉपुलर होने के हर सब्जेक्ट के अपने अलग अलग एग्जाम्पल हैं। वहां पर आप कौन सा लेंगे ये आपको डिसाइड करना होगा, ठीक है। तो पॉपुलर होने के वहां पे कोई एक क्राइटेरिया नहीं है, हर सब्जेक्ट के पॉपुलर होने के अलग है, लेकिन ये सारे सब्जेक्ट लिए जाते हैं। पॉपुलर एक नहीं है, कई सारे सब्जेक्ट हैं, और हर सब्जेक्ट के पॉपुलर होने का रीजन अलग अलग है। तो फिर से प्रॉब्लम आ जाएगी कि ऐसे पॉपुलर सब्जेक्ट भी आपके समक्ष कई सारे ऑप्शन आ जाएंगे, फिर आप कौन सा उसमें चूज करेंगे। फिर एक और क्वेश्चन आता है, तो फिर हम ऐसा क्यों ना कर लें कि ज्यादा जो आसान है समझने में उसको ले लेते हैं, लेकिन ज्यादा जो आसान है समझने में वहां पे आपको लिखना तब भी आना चाहिए। समझना आसान है, बहुत आम बोलचाल की भाषा में लिख दें तो भी वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो वहां पर इजी टू अंडरस्टैंड सब्जेक्ट हो, क्या हम उसे ले सकते हैं? तो इजी टू अंडरस्टैंड आपके लिए क्या है और दूसरों के लिए क्या है, ये भी अलग अलग है। जैसे एग्जांपल देना चाहूंगा, कई सारे बच्चे जो जीएस पढ़ते हैं, जीएस में उनको एक से ज्यादा सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, है ना, एक से ज्यादा सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं। आप उसमें साइंस पढ़ रहे हैं, आप उसमें ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, आप उसमें पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं, या पॉलिटी पढ़ रहे हैं, इकोनॉमी पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, एथिक्स पढ़ रहे हैं। कुछ लोगों को वहां पर पॉलिटी अच्छी लगती है, कुछ लोगों को पॉलिटी टफ लगती है, कुछ लोगों के लिए हिस्ट्री आसान है, कुछ लोग हिस्ट्री से किनारे रखते हैं, कुछ लोग इकोनॉमी ज्यादा पढ़ते हैं, कुछ लोग इकोनॉमी को समझ ही नहीं आती, कुछ लोग एथिक्स को वहां पर धीरे धीरे आत्मसात कर ले जाते हैं, कुछ लोगों को कभी समझ में ही नहीं आती। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है कि हर एक व्यक्ति के लिए जो सब्जेक्ट समझने में आसान है वो अलग अलग हो सकते हैं।
इजी टू अंडरस्टैंड क्या होगा, इसका भी कोई क्राइटेरिया वहां पे निश्चित नहीं हो पाता है। हर व्यक्ति के लिए अपना क्राइटेरिया अलग हो सकता है। इसके बाद क्या हमें ग्रेजुएशन सब्जेक्ट को वहां पर अपना ऑप्शनल के रूप में चूज करना चाहिए? काफी अच्छा ऑप्शन होता है, लेकिन उसके लिए जरूरी यह है कि आपने ग्रेजुएशन में उस सब्जेक्ट के साथ न्याय किया, अच्छे से पढ़ा हुआ, उसको अच्छे से वहां पर रिवाइज किया हो, और उसको जब आप ले रहे हो तो उसके पढ़ते समय आपके मन में यह ख्याल भी होना चाहिए होगा कि मुझे इसके साथ यूपीएससी भी देना है, तो वहां पर आपकी स्ट्रेटजी भी वैसी होनी चाहिए। लेकिन हम जानते हैं हमारी जो शिक्षा पद्धति है, हम जिस तरीके से पढ़ते आते हैं, खासकर हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए, वहां पर वो अपने ग्रेजुएशन लेवल को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं करते हैं, बस उनको एग्जाम क्वालिफाई करना होता है और वो कुछ महीने 2 महीने पढ़ के एग्जाम को क्वालिफाई कर ले। वो अपने ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट को शायद उस तरीके से नहीं पढ़ते हैं कि वो उसको ऑप्शन ले। और ऐसा इसलिए क्योंकि मैं बहुत सारे बच्चों से मिल चुका हूं, और उनका जब मैं ये कहता हूं कि आप बैकग्राउंड सब्जेक्ट को ले सकते हैं, तो ज़्यादातर लोग बैकग्राउंड सब्जेक्ट को नहीं लेते हैं। कारण वही है कि सही से स्टडी नहीं की है, तो अगेन एक प्रॉब्लम आती। इसके बाद फिर एट द लास्ट कि फिर ऑप्शनल सब्जेक्ट हम चूज कैसे करें। एट द लास्ट क्वेश्चन यही बचा कि सर फिर हम कैसे चूज करें, एक ऑप्शनल सब्जेक्ट का चुनाव हम कैसे कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको ले चलता हूं आपके पहले पूछे गए सवालों के मैंने आपको समझाने की कोशिश की, अब इनका जवाब देने की कोशिश करता हूं, जवाब क्या हो सकता है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके इनका जवाब देखने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से यहां पर आप एक ऑप्शनल सब्जेक्ट का चुनाव करते हैं। देखिए, ऑप्शनल सब्जेक्ट का जब आप चुनाव करते हैं तो चुनाव के लिए आपके समक्ष यहां पर कुछ ऑप्शंस आते हैं। हमेशा अपने दिमाग में कुछ चीजों को रखना है। क्या रखना है? कीप इन माइंड, ठीक है, कीप इन माइंड वाइल सेलेक्टिंग योर ऑप्शनल सब्जेक्ट। सबसे पहली चीजें पॉपुलैरिटी पर, जैसा मैंने कहा, पॉपुलैरिटी पर जाने से पहले वहां पर यह ध्यान रखिए कि आपके लिए वहां पर ज्यादा बेटर क्या हो सकता है। ठीक है, आपके सब्जेक्ट के साथ वहां पर इजी गोइंग हो सकते हैं ऐसे 2 सब्जेक्ट निकल के आ जाए। फिर उसमें ये देखिए कि आप किसमें, उन दोनों ही सब्जेक्ट में किसमें ज्यादा स्कोर कर सकते हैं, किसमें ज्यादा आप अच्छी समझ रखते हैं। ठीक है, तो यहां पर यह हो सकता है, और इसको स्कोरिंग के संदर्भ में आप आंसर राइटिंग के माध्यम से चीजों को समझ सकते हैं, लेकिन यह बहुत लेट हो जाएगा। तो यहां पर पहले 2 क्राइटेरिया हैं, पॉपुलैरिटी और स्कोरिंग, लेकिन पॉपुलैरिटी और स्कोरिंग हर व्यक्ति के लिहाज से अलग अलग हो सकती है, इसलिए इसको हम साइड में कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है बैकग्राउंड बहुत जरूरी है। अगर मैं कहूंगा सबसे प्रेफरेबल तो होना चाहिए कि अगर आप बैकग्राउंड के सब्जेक्ट को एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट लें, मैं हमेशा प्रेफर करूंगा कि आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट को, जो आपका बैकग्राउंड रहा है, बैकग्राउंड का मतलब अगर आपका ग्रेजुएशन में ऐसा कोई सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट रहा हो ग्रेजुएशन में, उसको आपके ऑप्शनल में यदि उपलब्ध है स्टेट के एग्जाम में या यूपीएससी में, तो जरूर उसको लें। कारण क्या है? क्योंकि यहां पर ग्रेजुएशन कम से कम 3 साल का होता है, और 3 साल में कहीं कहीं कुछ अगर बीटेक इत्यादि किया है तो वहां पे 4 साल का भी है। तो ऐसी 3 से 4 साल वाले अगर ग्रेजुएशन की स्थिति में आपने किसी एक सब्जेक्ट को अच्छे से स्टडी किया हुआ है, तो आपकी समझ अच्छी होगी, आप उसको अच्छे से डिलीवर कर सकते हैं, उसके संदर्भ में आपने आंसर राइटिंग की होगी, आपने क्वेश्चंस वहां पर देखे होंगे किस तरह से पूछे जा रहे हैं, और जब आप यूपीएससी में इसी सब्जेक्ट के सिलेबस को देखेंगे तो वहां पर अगर आप मैच करेंगे तो मोस्टली सिलेबस मैच करते हैं। जो अगर मान लो कुछ डिफरेंट मिलता है वो आपको सिर्फ पढ़ना है, उनके क्वेश्चन देख करके आप थोड़ा सा अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा लाभ क्या है कि बैकग्राउंड का जो सब्जेक्ट है, इसके लिए आपको एक्स्ट्रा कोई काम नहीं करना पड़ता है, कोचिंग नहीं करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा आपको समय नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लाभ भी हैं, लाभ मैं बताता चलता हूं। ठीक है, तो यहां पर देखिए क्या है कि अगर आप ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट को लेते हैं तो उसके अपने कई सारे उदाहरण हैं, एग्जाम्पल। सबसे पहली चीज क्या है कि आपको यहां पर कोचिंग नहीं चाहिए होगी, क्योंकि ऑलरेडी आपने 3 साल पढ़ा, 4 साल पढ़ा होगा, तो कहीं ना कहीं कोचिंग की होगी, किसी न किसी से पढ़ा होगा, टीचर ने आपको गाइड किया होगा, तो आपको यहां पर फिर से अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा, टाइम टेकिंग नहीं रहेगा। कारण क्या है कि आपने 3-4 साल पढ़ा है, तो हो सकता है महीने 2 महीने में आप अच्छे से वहां पे उसका रिवीजन कर लें, तो बहुत ज्यादा ये टाइम टेकिंग नहीं होगा, अर्थात 5-6 महीने ऑप्शनल के लिए नहीं चाहिए होंगे, हो सकता है आपको 2-3 महीने में आपका ऑप्शनल तैयार हो जाता है।
इसके बाद आंसर राइटिंग में भी आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। कारण क्या है, क्योंकि आपने जो पेपर दिए होंगे अगर वहां पे आपका डिस्क्रिप्टिव है तो आपने अच्छा राइटिंग की होगी, तो वहां पे बस थोड़ा सा इसे इंप्रूव करना है, थोड़ा सा करंट से जोड़ के रखना है और थोड़ा सा यहां पर एग्जाम के डिमांड को पूरा करते हुए इस चीज को लिखना है। तो आंसर राइटिंग में भी आपको बहुत ज्यादा यहां पे प्रॉब्लम नहीं होगी। तो प्रेफरेबल क्या है, बहुत अच्छा है यदि आप बैकग्राउंड के किसी ऑप्शनल सब्जेक्ट को वहां पे चुनाव को करते हैं। लेकिन मान लीजिए यदि आपका बैकग्राउंड में किसी सब्जेक्ट, जो आपका सब्जेक्ट है वो आपने अच्छे से नहीं पढ़ा है, तो ऐसी स्थिति में फिर समस्या आएगी कि आप फिर यहां से किसी अदर ऑप्शन को देखें। लेकिन सबसे अच्छा है कि आप अगर इस सब्जेक्ट को लें तो वहां पर आपको काफी सारे फायदे इसमें देखने को मिलेंगे। तो फायदा मैंने बता दिया, बाकी आप अगर इसके साथ कंफर्टेबल नहीं हैं, अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट के साथ कंफर्टेबल नहीं है, तो फिर आपके पास दूसरे ऑप्शन को देखते हैं। फिर अगला ऑप्शन आता है कि आप ये देखिए दो चीजों को लेकर, आप जब किसी सब्जेक्ट का चुनाव करें तो उसमें दो चीजें देखें, क्योंकि ऑप्शनल सब्जेक्ट है वहां पे बहुत जरूरी है कि आप एक अच्छे गाइडेंस में इसको स्टडी करें, उसकी समझ विकसित करें, सही तरीके से स्टार्टिंग करें, सही रिसोर्सेज को वहां पर खंगालें और उसको पढ़ने के एक सही क्राइटेरिया के थ्रू आप वहां पर पढ़ें। तो इसके लिए यह चीज जरूर देखें, स्टडी मटेरियल की अवेलेबिलिटी, क्या आपके पास जो भी ऑप्शन आप चुनने जा रहे हैं उसको वहां पर उससे रिलेटेड मैटर है पढ़ने के लिए, चाहे बुक हो, मैगजीन हो, नोट्स हो, कुछ भी है, न्यूज़पेपर, कुछ भी आपको आता है, क्या उससे रिलेटेड कंटेंट आपके पास है, रिसोर्सेज उपलब्ध है मार्केट में या नहीं। और अगर नहीं है तो फिर वहां पर ऐसे ऑप्शनल सब्जेक्ट को मत चूज करिए। कारण क्या है कि जब मैटर ही आपको पढ़ने के लिए उपलब्ध नहीं है तो आप वहां पर जब पढ़ोगे ही नहीं तो आप लिख के क्या होगे। तो वहां पर एक चीज का ध्यान रखिए, तो वहां पर आपको हमेशा ध्यान रखना है जो भी ऑप्शनल सब्जेक्ट का आप चुनाव करें उसके लिए यहां पर जरूर देख लें कि उसका स्टडी मटेरियल पर्याप्त मात्रा में आपको मिलता है या नहीं। दूसरा, कोचिंग जरूरी तब हो जाती है जब आप कंफर्टेबल नहीं हैं, ऐसे विषय को आप चूज करते हैं, ऐसी स्थिति में आपको एक गाइडेंस चाहिए। कोचिंग का मतलब सिर्फ गाइडेंस से है, जो आपको बताए कि आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है, क्या चीजें ध्यान में रखनी है, क्या एग्जाम की डिमांड यहां पर है, किस तरह की चीजें बदल सकती हैं, आपको किस तरह के आंसर राइटिंग के इंप्रूवमेंट को गाइड कर सके। तो वहां पे गाइडेंस के लिए आपको कोई ना कोई चाहिए, जहां पे कोचिंग हो सकती है, उस सब्जेक्ट का कोई टीचर हो सकता है या फिर कोई अन्य चीजें जो आपको गाइड कर सकती हो इस सब्जेक्ट को लेकर। तो यहां पर ये दोनों चीजें आपके पास होनी चाहिए एक सब्जेक्ट के चुनाव करने को लेकर। यदि आपके पास है उस सब्जेक्ट को लेकर तो आप इसे ले सकते हैं, कोई भी सब्जेक्ट, ऐसा नहीं है, कोई भी सब्जेक्ट आप ले सकते हैं। इसके बाद यदि आपको डिसाइड करना है कि कौन सा लें, तो फिर अगर आप बैकग्राउंड के सब्जेक्ट को नहीं लेते हैं तो फिर किसी ऐसे सब्जेक्ट को लीजिए जो कि मूलतः जीएस के साथ ज्यादा ओवरलैप करता हो। ओवरलैपिंग का मतलब होता है कि ज्यादा से ज्यादा जीएस के विषय वस्तु को कवर करता हो। अब ऐसी स्थिति में आप जीएस के साथ जो विषय ओवरलैप कर रहे हैं उनको आप कैसे पहचानेंगे? इसके लिए आपको अपना जीएस पता होना चाहिए। ठीक है, आपको अपना जीएस पता होना चाहिए। जीएस में क्या आता है? हिस्ट्री आती है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है, पॉलिटी है, आपको साइंस एंड टेक है, एथिक्स है, एनवायरनमेंट है, ऐसे कई सारे सब्जेक्ट हैं, इंटरनल सिक्योरिटी है, आईआर है। अब ऐसे सब्जेक्ट हैं तो आपको पता है कि आप जो ऑप्शन चूज करेंगे, मान लेते हैं, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं कि किसी को मान लीजिए हिस्ट्री लेनी है। हिस्ट्री अगर आप लेते हैं तो आपको पता है जीएस पेपर 1 में ये आपको मेंस में भी आएगा और प्री में भी ये पूछा जाता है। तो अगर आप हिस्ट्री ले रहे हैं तो कम से कम यहां पर आपको जीएस में एक्स्ट्रा आपको टाइम नहीं देना पड़ेगा जीएस को पढ़ने के लिए। आप हिस्ट्री को ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में अगर आपने पढ़ लिया है तो आपके जीएस की अगेंस्ट से उसकी क्लासेस नहीं करनी है, उसके लिए अलग से आपको टाइम नहीं देना है। वो सारा टाइम आपका बच जाएगा जब आप ऑप्शनल की तैयारी कर रहे हैं। तो आपका क्या होगा? टाइम सही तरीके से मैनेज हो जाएगा। इसी तरीके से यही काम आपका जो ज्योग्राफी के साथ है। ज्योग्राफी आप ले लेंगे तो आपको ऑप्शनल में अगर आपने पढ़ लिया है तो जीएस के लिए पढ़ने की जरूरत नहीं है। ज्योग्राफी आपको यह भी हेल्प करेगी जैसे कि आपको आईआर का विषय है उसको समझने में, क्योंकि वहां पे मैपिंग इत्यादि आती है। इंटरनल सिक्योरिटी को समझने में मदद करेगा, डिजास्टर मैनेजमेंट को समझने में मदद करेगा, एनवायरनमेंट को समझने में मदद करेगा। तो इस तरीके से आप ये देखें तो ज्योग्राफी एज ए ऑप्शन लेते हैं तो वो भी क्या करेगा? आपको एक से ज्यादा जीएस के विषय को समझने में मदद करेगा। तो ऐसे सब्जेक्ट को चूज करिए जो कि आपके ओवरलैप कर रहा हो जीएस के साथ। कारण क्या है? यदि ऐसा सब्जेक्ट चुनते हैं तो आपका समय बचेगा। आपको जीएस में वही विषय पढ़ना है, आपको ऑप्शनल भी वही विषय पढ़ना है, तो ऑप्शनल सब्जेक्ट का प्रिपरेशन कर लीजिए, जीएस में उस विषय को मत पढ़िए क्योंकि वो ऑलरेडी आपका प्रिपेयर्ड
हो जाएगा। इसके बाद एट द लास्ट जो बहुत जरूरी है, आप देखिए आपका इंटरेस्ट किस में है। इंटरेस्ट बहुत जरूरी है, उत्सुकता आपको जो होती है, आपकी रुचि बहुत जरूरी है। मैं मान लीजिए आपसे कहता हूं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ले लो, अच्छा है, स्कोरिंग है, बहुत सारे बच्चे लेते हैं, आपको प्रशासन में जाना भी है, वहां पर आप इसको एज ए आप कह सकते हैं आपको ये ज़्यादा बेनिफिशियल होगा कि आपको सिस्टम को समझना है, लोग वहां पे आपको इंटरव्यू में भी इसका फ़ायदा मिलेगा और जीएस के सब्जेक्ट के साथ भी इसका फ़ायदा मिलेगा। लेकिन मान लीजिए आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के टर्मिनोलॉजी है, कथानक है या सिस्टम है, वो सारी चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, तो आप ऐसे सब्जेक्ट को मत लीजिए, चाहे जितना भी बेनिफिशियल हो। कारण क्या है, क्योंकि आप सिस्टम में तब एंटर करोगे जब आप ऑप्शनल में अच्छे स्कोर लेकर वहां पे मेरिट में अपना नाम बना पाओगे। और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपने अपने ऑप्शनल को अच्छे से पढ़ा हो, समझा हो और अच्छे से लिखा हो। लेकिन वो तभी होगा जब आपका इंटरेस्ट होगा। अगर इंटरेस्ट ही उस सब्जेक्ट में नहीं है और आपने उसको ले लिया, तो वहां पे क्या करेगा कि ना तो आप अच्छे से पढ़ोगे, ना आपको अच्छे से समझ में आएगा, ना वहां पे आप अच्छे से आंसर राइटिंग करोगे और ना ही आप वहां पे मेंस में अच्छा करोगे। और इसके कारण प्री क्वालिफाई होने के बाद भी आप मेंस में अच्छा परफॉर्म ना करने के कारण आप बाहर हो जाओगे, आप इंटरव्यू नहीं दे पाओगे और उसके कारण आप कभी सेलेक्ट भी नहीं हो। तो मूल काम क्या है, हमें सिलेक्शन लेना है। और सिलेक्शन लेने के लिए जरूरी नहीं कि पब्लिक एडमिन लो, हिस्ट्री लो, ज्योग्राफी लो, वो सब्जेक्ट लो जिसमें आपको इंटरेस्ट हो। तो एट द लास्ट हमेशा ध्यान में रखिए, बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी और स्कोरिंग में के सब्जेक्ट पर ध्यान नहीं देना है कि पॉपुलर और स्कोरिंग सब्जेक्ट लेना है। इसको हमेशा ऑप्शनल चूज करते समय हमेशा इस क्राइटेरिया को निगलेक्ट करना है कि पॉपुलैरिटी और स्कोरिंग पे जाना है। हाँ, पॉपुलैरिटी स्कोरिंग में अगर आपको ऐसा कोई सब्जेक्ट मिल जाता है जो इसमें आपका इंटरेस्ट है तो आप जाइए। लेकिन जब भी आपका इंटरेस्ट है तो उसमें ये भी चेक कर लीजिए कि अगर वो आपका बैकग्राउंड सब्जेक्ट तो और भी अच्छा हो सकता है, वहां पर उसका स्टडी मटेरियल अवेलेबल है या नहीं है, कोचिंग या कोई टीचर है जो आपको गाइड कर सकता है, और जीएस के साथ वो कितना ओवरलैप करता है। यदि आप इन सारी चीजों को साथ में लेकर के एक विषय वस्तु को चुनाव करते समय आप इन सारी चीजों को ध्यान में रखोगे तो ये आपको गाइड करेगा एक अच्छे ऑप्शनल के चुनाव में। लेकिन एक ऑप्शनल को लेकर मैं आपको कुछ और चीजें बता देता हूं। ये तो सारी चीज आप चेक करने के संदर्भ में बता रहा हूं कि हमेशा ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करते समय आपके माइंड में ये चीजें होनी चाहिए। आपको अगर नहीं पता है तो इनको हमेशा ध्यान रखिए। लेकिन एक चीज करना ये है कि आपको जब भी इस तरह के ऑप्शनल का चुनाव करना हो तो उससे पहले डू सम प्रैक्टिस, अपने स्तर पर जाकर कुछ वहां पर अभ्यास करना है। कई बार हो सकता है कि आपके समक्ष, और ये अभ्यास किसी भी विषय वस्तु को लेकर, एक विषय का है तब भी करिए, एक से ज्यादा मान लीजिए आपके दिमाग में दो विषय हैं कि सर ये भी लेना है ये भी है, मेरे दिमाग में दो हैं, इनमें से कौन सा लूं, तो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूं, कुछ आपको सजेशन दूंगा कि जब भी आपके समक्ष ऐसी स्थिति आए और आप ऑप्शनल का चुनाव नहीं कर पा रहे हैं या आपने किसी सब्जेक्ट का चुनाव कर लिया है या एक से ज्यादा सब्जेक्ट को आपने ऑप्शनल के तौर पर लेकर दुविधा में हैं, तो ऐसी स्थिति में कुछ अभ्यास कर लीजिए, कुछ प्रैक्टिस करिए, कुछ चीजों को थोड़ा सा रिसर्च करिए, थोड़ा सा खंगालिए। आपको एक कह सकते हैं कि बेहतर एग्जाम्पल, एक बेहतर जो होता है कि व्यू मिलेगा कि आपके लिए कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा सही होगा। इसके लिए करना क्या है, करना यह है सबसे पहले आप जिस भी सब्जेक्ट को ले रहे हैं वहां पर उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख लीजिए। क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऑप्शनल सब्जेक्ट का। अगर मान लीजिए आपके समक्ष पबैड भी है, एक तरफ आप लेना चाह रहे हैं, दूसरी तरफ हिस्ट्री लेना चाहते हैं, सोशियोलॉजी लेना चाहते हैं या इकोनॉमी लेना चाहते हैं, एक से ज्यादा विषय है या एक ही विषय है, मान लीजिए आप कहते हैं कि मुझे हिस्ट्री ही लेनी है, ठीक है, तो उसके लिए क्या करिए कि पिछले साल के क्वेश्चन पेपर निकाल लीजिए, 4-5 साल के निकालिए। निकालने के बाद उन क्वेश्चन पेपर को देखिए, सिर्फ पढ़िए, और पढ़ने के बाद ये देखिए कि क्या जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं क्या आप उसके बारे में थोड़ी बहुत समझ है, क्या उन शब्दों को समझ पा रहे हैं, क्या उन क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपको समझ में आने के बाद क्या आप उसको लेकर वही उत्सुकता रुचि बनी हुई है या कोई दुविधा उत्पन्न हुई या फिर असमंजस आ रही या फिर कठिनाई हो रही है। अगर कठिनाई हो रही है, समझ में नहीं आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपके साथ अगर दो ऑप्शन है तो दोनों का देखिए कौन ज्यादा आसान लग रहा है, ठीक है। तो थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर निकालना है, थोड़ा सा वहां पे कंपैरिजन करना है, और कंपैरिजन करने से प्रीवियस ईयर का यहां पे एक क्राइटेरिया ये समझ में आ जाए कि आप किस सब्जेक्ट में आपकी समझ, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ने के बाद जहां पर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, कुछ भी ना पढ़ करके भी आप दोनों सब्जेक्ट निकालिए, दो सब्जेक्ट के दोनों क्वेश्चन देखिए, जो ज्यादा क्वेश्चन से बेहतर समझ में आ रहा है आप उस सब्जेक्ट को ज्यादा बेहतर पढ़ने पर समझेंगे भी, ये ध्यान रखिएगा। तो लेकिन अगर क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है, क्वेश्चन हो सकता है दोनों समझ में नहीं आ रहे हैं या क्वेश्चन दोनों के समझ में आ रहे हैं, तो फिर क्या करें,
ऐसी स्थिति में सेकंड स्टेज पर जाइए, थोड़ा सा और काम करना है। और काम करना है चेक द ऑप्शनल सब्जेक्ट सिलेबस। इसका सिलेबस निकालिए, डिटेल जो सिलेबस है दोनों ऑप्शनल का सिलेबस में निकालिए कौन कौन से टॉपिक हैं, उस टॉपिक्स में सब टॉपिक्स क्या क्या हैं, क्या क्या पूछ रहा है। जब आपको टॉपिक सब टॉपिक्स वहां पर देखने को मिलते हैं तो आपको उसका क्राइटेरिया पता चलेगा कि क्या क्या चीजें पूछी जा सकती हैं, सिलेबस कितना बड़ा या छोटा है, कितना समय लग सकता है, जो शब्द उसमें लिखे हैं टॉपिक सब टॉपिक्स लिखे, क्या कभी आपने उसके बारे में पढ़ा या समझा है, या फिर क्या आपको उनके बारे में अब जानने की उत्सुकता हो रही है। यदि ऐसा कुछ है और जिसके संदर्भ में आप ज़्यादा रुचि बनी हुई है, ज़्यादा उत्सुकता आपको बनती है, तो उस सब्जेक्ट के साथ आप जा सकते हैं। यहाँ पर उस सब्जेक्ट को चुनने से पहले, क्योंकि 2 सब्जेक्ट हैं, मान लीजिए आपको चीज़ें थोड़ी बहुत समझ में आती हैं, थोड़ा सा और क्लैरिटी आप चाहते हैं कि क्या मुझे ये सब्जेक्ट चुनना ही चाहिए, तो एक काम और कर लीजिएगा। ठीक है, क्या कर लिया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख लिया है, सिलेबस आपने चेक कर लिया है। यहां पर भी मान लीजिए अगर थोड़ी बहुत और भी स्थिति बची हुई, थोड़ा और क्लैरिटी आप चाहते हैं कि हाँ ये सब्जेक्ट मेरे लिए पूर्णतया सही है, एक काम और कर लीजिए, स्टडी सम टॉपिक्स और आर्टिकल अबाउट ऑप्शनल सब्जेक्ट। मान लीजिए यदि आप सोशियोलॉजी लेते हैं, हिस्ट्री लेते हैं, पॉलिटी लेते हैं, पब्लिक एड लेते हैं, तो वहां पर आप चुनाव करने में लगभग सक्षम हो गए कि हाँ मैं इस सब्जेक्ट के साथ जा सकता हूं, तो वहां पर एक काम करिए, उससे रिलेटेड कोई बुक ले लीजिए, या उससे रिलेटेड कोई मैगजीन लीजिए, या उससे रिलेटेड कोई आप नोट्स ले लीजिए और उसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़िए, 20 पेज, 10 पेज, 5 पेज, एक आध टॉपिक। और उसके बाद देखिए उस पेज और या टॉपिक को पढ़ने के बाद क्या आप के उस टॉपिक से रिलेटेड जानकारी बढ़ी है, क्या आप उसके बारे में और जानना चाहते हैं, क्या आप उसके साथ उस टॉपिक को पढ़ने के बाद सहज हैं, क्या उसको लेकर आप आसपास की विषय वस्तुओं को उससे जोड़ पा रहे हैं, करंट के किसी घटना के साथ क्या उसका आप रिलेट कर पा रहे हैं, क्या इसको लेकर आपका दिमाग चलता है उस टॉपिक को पढ़ने के बाद, या आपका दिमाग बंद हो जाता है। यदि आपका दिमाग कुछ और चीज़ों के साथ उसको कनेक्ट कर पा रहा है, जोड़ पा रहा है, चीज़ें कर पा रहा है, सक्षम है, उत्सुक है, इंटरेस्ट है, तब तो वो सब्जेक्ट आपके लिए बहुत सही है। लेकिन अगर उस टॉपिक को पढ़ने के बाद आपका दिमाग बंद पड़ जाता है, आप कुछ सोच ही नहीं पा रहे हैं, आपका कोई इंटरेस्ट नहीं बना, या आप बोर हो गए पढ़ने के बाद, तो ड्रॉप कर दीजिए। ड्रॉप कर देना है, उस सब्जेक्ट को लेकर आगे नहीं बढ़ना है। इसलिए एक तीसरे स्टेज पे जाके क्या करना है, स्टडी सम टॉपिक्स और आर्टिकल अबाउट द ऑप्शनल सब्जेक्ट, उससे रिलेटेड किसी चीज के बारे में पढ़िए। और एक चीज एट द लास्ट ये भी देखिए आपके पास कितना समय है अपने ऑप्शनल को देने के लिए, आप कितना, हाउ मच टाइम, ठीक है, हाउ मच टाइम आप कितना समय दे सकते हो अपने ऑप्शनल के लिए। कई लोग होते हैं जिनको 1.5 साल में एग्जाम देना है, कई लोग होते हैं जिनको 2-3 साल बाद एग्जाम देना है। ठीक है, तो हर ऑप्शनल का समय जो होता है वो भी अलग अलग हो सकता है। कोई ऑप्शनल है जो हो सकता है आपको 4 महीने में कंप्लीट हो जाते हैं, कुछ ऑप्शनल है जो आपको शायद 6 महीने में कंप्लीट होते हैं। तो ये भी देखिए आप, क्योंकि सिर्फ एक बार पढ़ लेना ही नहीं है, बल्कि उनको रिवीजन करना है, उनकी आंसर राइटिंग करना है, उन पर कमांड हासिल करनी है। ऐसी स्थिति में हो सकता है आप कितना समय देंगे ये बहुत जरूरी है, 4-6 महीने, 8 महीने, कितना समय आप दे सकते हो। तो ऐसी स्थिति में ये भी चीज आप एनालिसिस कर लीजिएगा उस सब्जेक्ट के ऑप्शनल के समय कि मैं कितना समय अपने ऑप्शनल के लिए दे सकता हूं। तो ये प्रैक्टिस कर लेनी है। अगर आप ये प्रैक्टिस कर लेते हैं तो यहां पर आपको अपने ऑप्शनल के चुनाव में बहुत आसान हो गए, बहुत चीजें आसान हो जाएंगी, कई सारी जो भ्रांतियां हैं खत्म हो जाएंगी, कई सारी स्थितियां हैं वो समाप्त हो जाएंगी। क्या करना है, सिर्फ 4 स्टेप फॉलो करने हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सिलेबस, स्टडी सम टॉपिक्स या आर्टिकल रिलेटेड टू ऑप्शनल सब्जेक्ट, और एनालिसिस कि आप कितना समय उस अपने ऑप्शनल को दे सकते हैं। मैं यहां पे दावे के साथ कह सकता हूं अगर आपने इसको फॉलो कर लिया तो आप अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट से संबंधित जो भी समस्याएं रही हैं उसका काफी हद तक आप निराकरण करने में सक्षम हो चुके होंगे। और एट द लास्ट मैं आपको कुछ की पॉइंट दे रहा हूं कि यहां पर आप अपने ऑप्शनल को चूज करते समय आपको आने वाली सारी समस्याएं जो होंगी लगभग समाप्त हो जाएंगी। क्या आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको उत्साहित करता हो, इंथुजियास्ट करता हो, आपको नई चीजें जानने के लिए उत्सुक करता हो। देखिए 2 चीजें आती है, एक होता है इंटरेस्ट, ठीक है, रुचि आती है, इंटरेस्ट, और दूसरा होता है कि एंथुसियाज्म। इंटरेस्ट होता है कि हमारा जो होता है समटाइम चेंज हो जाता है, आज है कल नहीं है, लेकिन उत्साह क्या होता है, लगातार बने रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि 2 महीने में आपका उत्साह खत्म हो गया, 3 महीने में उत्साह खत्म हो गया। अगर ऑप्शनल सब्जेक्ट लगातार आपको उत्साहित करता है कुछ नई चीजों के बारे में जानने को लेकर, हमेशा आपको कहता है कि हाँ इतना तो हो गया, इसके आगे क्या होगा,
उसको पढ़ लिया, अच्छा ये चीजें कैसे लागू हो रही, अच्छा ये चीजें व्यवहार में कैसी हैं, अच्छा ये चीजें तब ऐसी हुआ करती थी। अर्थात आपको हर बार टॉपिक को पढ़ने के बाद आपको हमेशा कुछ नई चीजें सीखने को, हमेशा उत्साहित करता हो नई चीज जानने को, हमेशा आपको आसपास चीजों से आप उसे इंटरलेट कर पा रहे हो, उत्साहित करता है, तो वो आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा। ठीक है, इसके बाद मेक यू बी मोर एक्वेंटेड विथ मोर अबाउट इट, अर्थात आपको उस विषय वस्तु के बारे में पर्याप्त और अच्छी जानकारी वहां पर ज्ञान प्राप्त करने को लेकर वो लगातार आपको आगे उस विषय वस्तु की अच्छी से अच्छी नॉलेज आप प्राप्त करने को लेकर तैयार रहें। साथ ही आपको सब्जेक्ट बोर नहीं करना चाहिए, अर्थात अगर आपको अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद बोर हो रहे हैं तो मत चुनिए। आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको उत्साहित करता हो, आपकी रुचि बनाए रखता हो, तब तो ठीक है, लेकिन अगर आपको बोर करता है तो ऐसे सब्जेक्ट को नहीं चूज करना है। इसके अलावा आपको अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट पढ़ने के बाद आपको सोचने के लिए आउट ऑफ द बॉक्स चीजें, मतलब कि जो लोगों को मूलतः जिसके बारे में लोग नॉर्मल सोचते हैं, आप उसके बारे में आउट ऑफ द बॉक्स चीजें, अर्थात एक ऐसी चीजें वहां पे सोचें जो कि वहां पर शायद होने को लेकर लोग आम व्यक्ति उसके बारे में सोचता भी नहीं, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग को लेकर वहां पर आपको लेकर आता हो। और रिलेट टू करंट एंड जीएस, अर्थात कि आप अपने ऑप्शनल को पढ़ते समय ये रियलाइज कर पा रहे हो कि ये टॉपिक हाल फिलहाल किसी इस घटना से रिलेट कर रहा है, इस जीएस के इस टॉपिक को मैंने पढ़ा था, ये इससे रिलेट कर सकता है। तो यहां पर आपने ऑप्शनल को पढ़ने के साथ साथ करंट और जीएस के विषय वस्तुओं के साथ उसे आसानी से इंटरलेट कर पा रहे हो, घटनाओं से इंटरलेट कर पा रहे हो। अगर आप ऐसा कर पा रहे हैं, अपने ऑप्शनल के साथ ये सारी चीजें आप कर पा रहे हैं, ये सारी चीजें आपके ऑप्शनल के साथ हो रही हैं, तो वही सब्जेक्ट आपके लिए सबसे बेस्ट होगा। लेकिन अगर कोई सब्जेक्ट के साथ ये सारी चीजें नहीं हो रही हैं और आपको बोर कर रही है, तो प्लीज ऐसे कोई भी सब्जेक्ट आप ऑप्शनल के रूप में ना चुनें, चाहे वो कितना भी पॉपुलर हो, चाहे जितना भी स्कोरिंग हो, वो आपके लिए सही नहीं है। हो सकता है वो दूसरे के लिए सही हो, लेकिन वो सब्जेक्ट आपके लिए सही नहीं है। आपके लिए सब्जेक्ट वही अच्छा है जो कि यहां पर आपको उत्साहित करता हो, आपकी रुचि बनाए रखता हो, आपको अच्छी और ज्यादा से ज्यादा जानकारी हासिल करने को प्रेरित करता हो, आपको बोर ना करता हो, आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोचने को मजबूर करता हो, और आप उसे अपने जीएस और करंट के साथ उसे इंटरलेट कर पा रहे हैं। अगर ये सब संभव हो रहा है आपके ऑप्शनल साथ, तो उसे आप ऑप्शनल सब्जेक्ट ले सकते हैं, और कोई भी सब्जेक्ट आप ले सकते हैं ऑप्शनल के तौर पर। ऐसा नहीं है कि आप पर्टिकुलर किसी एक ही सब्जेक्ट को लें, हिस्ट्री, पॉलिटी या ज्योग्राफी ही लें। आप जिस भी सब्जेक्ट के साथ ये सारी चीजें पाते हैं, आप उसे चुन सकते हैं। और एट द लास्ट एक चीज ध्यान रखिएगा, नोट मैं इसीलिए इसको बोलता हूं क्योंकि मैं आपको गाइड कर रहा हूं, तो यहां पर मैं नहीं चाहता कि आप किसी गलत उसमें जाएं और गलत चीजें यहां पर लेकर सोचें या समझें या फिर गलत चीजें कर जाएं निर्णय में। तो ध्यान रखिएगा, डोंट फॉलो अदर्स, अर्थात किसी की देखा देखी चीजें नहीं करनी है। अर्थात कि कोई अगर हिस्ट्री ले लेता है, 4 लोग हिस्ट्री ले रहे हैं 5 लोगों के ग्रुप में, तो आपको भी हिस्ट्री नहीं ले लेना है। आपको मैंने जो चीजें अभी बताएं कि आपको क्या करना है ऑप्शनल सब्जेक्ट का चुनाव करते समय, वो चीजें जाकर करिए और उसके बाद जो आपको बेटर लगे वही चुनिए। ठीक है, तो डोंट फॉलो अदर्स। इसका एक कारण है कि एवरी पर्सन इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, बिकॉज हर व्यक्ति दूसरों से अलग है, हर व्यक्ति की क्षमता अलग है, सोचने का तरीका अलग है, सहजता अलग है, ज्ञान, नॉलेज या एक्सेप्टेंस अलग है। इसलिए यहां पर आपको अपने आधार पर जो सबसे बेस्ट है, जिसमें आप सबसे कंफर्टेबल हो रहे हैं, जिसमें सबसे अच्छी चीजों के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें उत्साह आपका बना रह सकता है, आप उस सब्जेक्ट को वहां पर फॉलो करें, उसे ही चुनें। ट्रस्ट ऑन योर एबिलिटी, हमेशा अपनी क्षमता पर विश्वास रखें। आप उस सब्जेक्ट में अच्छा कर सकते हैं क्योंकि आपने जिस सब्जेक्ट का चुनाव किया है वो अच्छी तरीके से सोच समझ के किया है, और इस एबिलिटी को आप ध्यान रखिए। आपने जो निर्णय लिया है वो एकदम सही है। व्हाट डू यू चूज, इट इज अ बेस्ट फॉर यू। आपने जो भी वहां पर आपने चुनाव किया है, जो भी अपने लिए सोचा है, वो आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि आपने किसी के कहने पे नहीं चुना। इसीलिए मैं आपको ये नहीं बता रहा हूं कि क्यों चुनिए, कौन सा सब्जेक्ट लेना अच्छा है, मैं आपको ये बता रहा हूं कि कोई भी सब्जेक्ट चुनने के लिए क्या तरीका सही हो सकता है। इसलिए इस तरीके को अपनाइए, आपको आपका सही ऑप्शनल सब्जेक्ट मिलेगा, इसकी मेरी गारंटी है। ठीक है, आप सही निर्णय ले पाएंगे, और जब सही निर्णय व्यक्ति लेता है और उसको फॉलो करता है, तो उसको वो कह सकते हैं कि उसमें 100% अवेल लगाता है कि वो उसे उसके माध्यम से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेगा।
तो आई होप यहां पर मैंने आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट को चुनाव को लेकर आपके समक्ष आने वाले प्रश्नों का एक सिस्टमेटिक ढंग से एक प्रैक्टिकल आंसर आपको दिया है। आप इसे फॉलो करके आपके समक्ष आने वाले जो भी ऑप्शनल हैं या अभी जिन्होंने चुनाव नहीं किया है वो चुनाव कर सकते हैं, जो असमंजस में है एक से ज्यादा के साथ वो उनको क्लैरिटी मिल सकती है, और जिन्होंने ऑप्शनल चूज किया है वहां पर अगर प्रारंभिक स्थिति में वो भी एक बार देख लें कि क्या उनको ये सारी चीज़ें वहाँ पर उनको किसी के कहे पर तो आपने नहीं लिया, क्योंकि मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है, बहुत सारे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बच्चे मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं मुझे लेना है। मैं उनको कभी नहीं कहता कि आप जाकर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लीजिए, मैं उनको यही सारी चीज़ें कहता हूँ कि पहले ये सब चीज़ें जाके कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शन लेना है तो उसके लिए फिर हम आपको गाइड करेंगे, पढ़ाएंगे सारी चीज़, लेकिन उसके पहले ये सारी चीज़ें कर लीजिए। ठीक है, तो आई होप यहाँ पर आपका आंसर मिल गया होगा। तो आप लोग जाइए अपने ऑप्शनल का चुनाव करिए, उसके बाद जो हो सकेगा हम वहां पर हेल्प करेंगे। तो थैंक यू सो मच आज के लिए, पढ़ाई करते रहिए, गुड लक, स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखिए, थैंक यू।